नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 विषय गणित और अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। अध्याय 2 इसका नाम क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है इसका? एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, ठीक है। तो क्या होते हैं रैखिक समीकरण? तो सबसे पहले समझते हैं हम चर। चर किसे कहते हैं? चर और अचर, ये दो बातें आपको ध्यान देनी है। तो चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं? चर इंग्लिश के जितने भी लेटर्स होते हैं ए से जेड तक, ए से लेकर जेड तक के जितने भी लेटर्स होते हैं उन सबको अपन चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और एक और बात ध्यान रखनी है, चर का मान परिवर्तित होता रहता है। क्या लिखना है? चर का मान परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तित होता है, यानी चर का मान बदलता रहता है। कभी x का मान 5 है, कभी 10 है, कभी 15 है। तो यानी कि चर का मान बदलता रहता है। अचर, अब क्या होते हैं अचर? समझते हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं, कोई अंक हो सकता है, कोई संख्याएं हो सकती हैं, उन सबको अपन अचर कहते हैं। तो दो बातें समझे अपन, चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, ठीक है। अब अगला आता है इसमें रैखिक समीकरण। क्या नाम लिखा हुआ है? रैखिक समीकरण। क्या होता है रैखिक समीकरण? तो एक बार इसके बारे में समझेंगे अपन। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। क्या होती है? ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात, एक होती है। ऐसा समीकरण जिसमें जो चर रहेगा उसकी सबसे बड़ी घात 1 रहेगी, तो उसे हम कहेंगे रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे उसे? रैखिक समीकरण। जैसे समझ लेते हैं इसको ध्यान से। जैसे मैं एक समीकरण लिख रहा हूं, 2x + 5 = 15। अब ये जो समीकरण है, इस समीकरण को हम रैखिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? रैखिक समीकरण। क्यों कहेंगे रैखिक समीकरण? क्योंकि इसमें चर क्या है? इसमें चर है x। क्या है चर? x। x के ऊपर कितनी घात लगी हुई है? कुछ भी घात नहीं है, तो क्या मानेंगे उसको? 1। तो ये जो समीकरण है इसमें चर जो है उसकी अधिकतम यानी सबसे बड़ी घात क्या है? 1। तो क्या कहलाएगा ये? रैखिक समीकरण। उसी प्रकार 9th में आएगा आपके द्विघात समीकरण। अगर किसी भी चर में अधिकतम घात 2 रहेगी तो उसे कहेंगे द्विघात समीकरण। अधिकतम घात 3 रहेगी तो उसे बोलेंगे त्रिघाती समीकरण, ठीक है ना। लेकिन अभी 8वीं में अपने क्या है? अपने रैखिक समीकरण, यानी चर की अधिकतम घात 1 ही रहेगी। तो हमने 3 बातें समझी हैं। चर किसे कहते हैं? जितने भी अक्षर होते हैं ए से जेड तक, उन सबको चर कहते हैं। उस चर का मान परिवर्तन होता है। अचर, न जानू भाव न जानू, शिव मेरे मैं शिव को मानू।
अचर जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम अचर कहते हैं, और अचर का मान परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमने समझा रैखिक समीकरण, ऐसा समीकरण जिसकी चर में की अधिकतम घात 1 होती है उसे हम बोलते हैं रैखिक समीकरण, ठीक है। तो इसके बारे में अपने बेसिक जानकारी प्राप्त करी है, चर अचर क्या होते हैं, रैखिक समीकरण क्या होता है, जैसे कि पाठ का नाम अपना रैखिक समीकरण, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए। अब आगे हम करेंगे इसकी क्वेश्चन आंसर, प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। जल्दी उतारो इसको। उतार लिया, चलो आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अपन प्रश्नावली 2.1। इसके जितने भी प्रश्न हैं वो अपन अभी हल करेंगे, ठीक है ना। तो क्या प्रश्न है, समीकरणों को हल करना है, समीकरणों को हल करें व उत्तर की जांच भी करनी है, उत्तर की जांच करें। यानी पहले तो आपको समीकरण को हल करना है, फिर उसके उत्तर की जांच करनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन 3x बराबर 2x प्लस 18। अब इस वाले समीकरण को अगर अपन को हल करना है तो सबसे पहले हल करना है, फिर जांच बाद में करनी है, ठीक है ना। तो इसको हल करने से पहले कुछ बातें अपन समझ लेते हैं। समीकरण को जब भी हल करते हैं तो हम इसके जो पद होते हैं उसका करते हैं पक्षांतरण। क्या करते हैं? पक्षांतरण। क्या होता है पक्षांतरण? समीकरण में दो पक्ष होते हैं, अभी समझना आप। जैसे ये समीकरण है, अभी इसमें इसको बोलेंगे दायां पक्ष, इसको बोलेंगे बायां पक्ष। तो जब भी समीकरण में चर का मान निकालेंगे तो कुछ पद दाएं तरफ से बाएं तरफ आएंगे, कुछ बाएं तरफ से दाएं तरफ जाएंगे। तो जब भी पदों का पक्षांतरण होता है, यानी पक्ष बदलते हैं, तो पदों में जो चिन्ह रहते हैं उन चिन्हों में परिवर्तन होता है। अब क्या परिवर्तन होता है? जैसे मान लीजिए कोई संख्या इधर है वो प्लस की है, तो अगर ये संख्या यहाँ से उठकर दाईं तरफ जा रही है तो ये काहे की हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। अगर कोई संख्या दाईं तरफ से बाईं तरफ आ रही है, अगर माइनस वाली है तो जैसे ही बाईं तरफ आएगी वो प्लस वाली हो जाएगी। एक परिवर्तन तो ये होता है। दूसरा परिवर्तन क्या होता है? बराबर होता है बीच में, दायां पक्ष बायां पक्ष, ठीक है। अब कोई संख्या मान लीजिए भाग में, भाग का मतलब बट्टा में, अब भाग वाली संख्या अगर दाईं तरफ जाती हैं तो वो गुणा में बदल जाएगी, यानी वो गुणा हो जाएगी। यदि कोई संख्या गुणा में है या इधर आ रही है तो वो भाग में चली जाएगी। तो पक्षांतरण करते समय समीकरणों में दो परिवर्तन होते हैं जो आपको विशेष ध्यान रखने हैं, ठीक है। प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी, माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी, भाग की संख्या गुणा हो जाएगी, गुणा की संख्या भाग हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं अपने। एक मिनट, ठीक है। अब सवाल पे आते हैं। प्रश्नावली थोड़ा रुके। देखो प्रश्नावली 2.1 प्रश्न क्या है? समीकरणों को हल करें, समीकरणों को हल करें व उत्तर की जांच करें।
यानी आपको समीकरण को हल करना है और फिर उसके उत्तर की जांच भी करनी है। ठीक है, तो समीकरणों को हल करते समय क्या ध्यान रखना है, मैंने जैसा अभी समझाया आपको, पक्षांतरण करते हैं पदों का तो चिन्हों में परिवर्तन करना है। पहला सवाल जैसे 3x बराबर 2x प्लस 18, ये सवाल है। अब इसको आपको हल करना है। ठीक है, इसको आपको हल करना है तो क्या करना पड़ेगा इसमें। अब इसमें चर, इधर भी चर हैं इधर भी चर हैं, दोनों चर समान हैं। ठीक है, जैसे कि पार्ट में दिया हुआ है एक चर वाले समीकरण, तो इसमें क्या रहेगा, x वाला जो पद इधर है दाईं तरफ, इस पद को उठाकर बाईं तरफ लाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा, 2x प्लस का है, जैसे ही बाईं तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। जैसे 3x, ये पद यहाँ से इधर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, उधर क्या बच गया अपना 18। ठीक है, 3x में से 2x माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, केवल x बचेगा। तो ये अपने समीकरण का हल हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, 18। उसने कहा आपको उत्तर की जांच भी करनी है, तो इस तरफ अपन जांच करते हैं, ये उत्तर की जांच भी करनी है। तो देखो इस वाले समीकरण को एक बार और नोट करना, आपको जांच करनी है। ठीक है ना, जांच, तो 3x बराबर 2x प्लस 18। अभी हमने x की वैल्यू निकाली 18, तो जहां दो पक्ष हैं, बायां पक्ष दायां पक्ष, जांच जब भी करते हैं तो दोनों पक्षों को अलग अलग हल करना है, यानी इसका उत्तर अलग निकालना है और इसका उत्तर अलग निकालना है। तो x की वैल्यू यहाँ भी आपको 18 रखनी है और वहाँ भी 18 रखनी है। तो देखो 3, इन दोनों के मध्य में क्या चिन्ह मानते हैं, गुणा, तो 3 गुणा 18 बराबर, अभी केवल समीकरण में मान रख रहे हैं अपन, है ना, तो 2 गुणा 18 प्लस 18। अब इधर को हल अलग करना है, उसको अलग हल करना है। 18 इंटू 3 कितना आएगा, 54। ठीक है, इधर कितना आंसर आया अपना, 54। अब उधर को, समीकरण में सबसे पहले भाग वाली संख्या होती है, फिर गुणा वाली होती है, तो इसमें पहले कौन सी संख्या को हल करेंगे, गुणा वाली को। ऐसा ना हो कि आप 18 में 18 प्लस कर दें तो सवाल गलत हो जाएगा। तो पहले इसको गुणा करना है, तो 18 दूना कितने होते हैं, 36, और फिर इसमें आपको 18 प्लस कर देना है। तो बताओ कितना आएगा, दायां पक्ष में कितना आंसर आया, 54, बाएं पक्ष में कितना आ रहा है, 54। जब दोनों ही पक्ष बराबर आ जाएं तो ये अपने उत्तर की जांच होगी, यानी आपने जो समीकरण को हल किया वो सही किया है। ठीक है, इसको उतार लेंगे एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल, ठीक है, उतार लिया। अगला सवाल, देखो सवाल क्या है, 5, दूसरा सवाल या कर लेता हूं मैं, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। अब पहले तो समीकरण का मान निकालना है, फिर उसके उत्तर की जांच करनी है। ठीक है, तो अब समीकरण का मान निकालेंगे अपन। देखो तो वही तरीका है, सबसे पहले इनका करेंगे पक्षांतरण। तो ये t वाला जो पद है इसको इधर लेके आएंगे और -3 को उधर लेके जाएंगे, यानी ये संख्या तो, ये पद तो इधर आएगा और ये पद उधर जाएगा। तो मैंने जैसा कि आपको पहले समझाया था, जब भी समीकरणों को हल करते हैं तो पदों का पक्षांतरण करते हैं, और जब भी पदों का पक्षांतरण होता है तो संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, केवल चिन्हों में परिवर्तन होता है। तो क्या होगा, 5t ये पद इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर, उधर क्या बचा है, -5, इधर से जाएंगे -3 तो काय के हो जाएंगे, +3। समझ में आया, 5t में से 3t माइनस करेंगे तो 2t बचेगा। अब ऐसा ना हो कि 5 में 3 प्लस कर दें अपन, चिन्ह दोनों संख्याओं को देखना आप,
-5 और +3, प्लस और माइनस वाली संख्या क्या होती है, माइनस होती है। तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 2। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखनी है, जब भी दो संख्याओं को माइनस करते हैं तो उत्तर आने के बाद सबसे बड़ी संख्या के चिन्ह को देखना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5, उसके ऊपर जो चिन्ह लग रहा है वही चिन्ह अपने आंसर में आएगा, -2। ठीक है। अब t का मान निकालना है, हर समीकरण में आपको चर का मान निकालना है। अभी t के साथ 2 वो हैं तो उस 2 को भी उधर भेजना है, तो -2। अब ये 2 गुणा में है, यहाँ पर गुणा वाली संख्या क्या हो जाती है, भाग में। भाग का मतलब बट्टा होता है। अब 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो t का मान कितना आ गया, -1। ठीक है, ये तो हो गया अपना समीकरण का हल। अब करेंगे उत्तर की जांच। क्या करेंगे, देखो उत्तर की जांच करेंगे। अब इस समीकरण को एक बार और लिखना है, 5t - 3 बराबर 3t - 5। ठीक है। अब जांच करेंगे तो दोनों पक्षों को अलग अलग हल करना है। दोनों में t का मान आपको -1 रखना है। ठीक है, इसमें रखते हैं मान, तो 5 गुणा -1 वही -3, उधर भी रख दो 3 गुणा -1 वही -5। पहले इसको हल कर लेते हैं फिर इसको कर लेंगे। अब मैंने कहा था पहले गुणा वाली संख्या हल होती है। जिन संख्याओं के बीच में गुणा लग रहा है उसको पहले करो। तो इन दोनों के बीच में गुणा लग रहा है तो इन दोनों को पहले हल करना है। 5 गुणा 1 कितना आएगा, 5। देखो चिन्ह भी तो गुणा होते हैं, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस की देखो एक बार एक नोट कर लेंगे आप, प्लस का चिन्ह अगर गुणा होता माइनस वाले से तो माइनस बनता है, या माइनस का चिन्ह गुणा होता है प्लस वाले से तो भी माइनस ही बनता है। दो कंडीशन तो ये होगी। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगा, अगर माइनस का चिन्ह गुणा होता है माइनस वाले से तो वो प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लस। तो ये 2-3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। माइनस माइनस के चिन्ह गुणा होते हैं तो प्लस बन जाते हैं, प्लस माइनस होते हैं तो माइनस होते हैं। अब यहाँ पर देखो प्लस और माइनस गुणा होने पर माइनस आएगा। इस -3 में कुछ भी नहीं करना है, नीचे उतार देना है। -5 और -3 दो माइनस वाली संख्या प्लस होती है तो -8। इधर कितना आंसर आया, माइनस। अब उधर करेंगे, दोनों को गुणा करो तो -3 और उधर -5। दोनों को प्लस करेंगे, -3 और -5 कितना आ जाएगा, -8। दोनों पक्ष अगर बराबर आते हैं तो अपने जो सवाल किया, समीकरण को किया वो सही किया। यानी उत्तर की जांच होने पर आपको दोनों आंसर को मैच करना है। ठीक है, तो ये तो हल हो गया और ये उत्तर की जांच होगी। ठीक है, उतार लिया। अब बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। तरीका वही है, समीकरण को हल करना है, उसके बाद इसके उत्तर की जांच करनी है। तो यहाँ तो अपन हल कर लेंगे और वहाँ पर उत्तर की जांच कर लेंगे। तो देखो वही करेंगे, पक्षांतरण। 9 को तो इधर भेजेंगे और इस 3x को इधर लेके आ जाएंगे। तो इधर 5x है, 3x इधर आएगा तो कहीं का हो जाएगा -3x। उधर क्या बच रहा है, 5। इधर से कौन जा रहा है, 9, तो कहीं का हो जाएगा माइनस का। प्लस का माइनस होता है। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2x बचेगा। 5 में से 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। मैंने कहा था घटाते समय आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है, जब भी संख्या को घटाया जाता है तो बड़ी संख्या का चिन्ह के अनुसार आपको आंसर में लगाना है। बड़ी संख्या कौन सी है, 9। 9 माइनस में है तो उत्तर भी माइनस में आएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को भी भेजना, 2 गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में। 2 से काट देंगे, 2 दूना 4। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ये तो हल हो गया। अब करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच क्या करते हैं, अब उत्तर की जांच। अब आपको समीकरण को फिर लिखना है। देखो यहां पर क्या है समीकरण, 5x + 9 बराबर 5 + 3x। अब जांच करनी है तो दोनों पक्ष को अलग अलग हल करना है आपको।
ठीक है, दोनों ही पक्षों में x की वैल्यू -2 को ही आपको रखना है। तो 5 इंटू एक्स का मान क्या आएगा -2 + 9, उधर भी मान रखते हैं तो 5 + 3 इंटू -2, केवल मैंने समीकरण में मान रखा है। अब आपको पता है कि गुणा वाली संख्या पहले हल होती है, तो जिनके मध्य में गुणा उनको पहले करना है। तो 5 दूँ 10, चिन्ह भी तो गुणा होते हैं, प्लस का चिन्ह गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा माइनस। 9 को सेम नीचे उतार देना है, प्लस माइनस वाली संख्या माइनस होती है, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या के अनुसार लगाना है तो माइनस लगाना है। उधर वाले को हल करेंगे तो पहले इन दोनों को हल करना है, 5 में कुछ नहीं करना है, तो प्लस माइनस गुणा होने पर चिन्ह माइनस का लगाना है। ठीक है, 3 दूँ 6, अब 5 में से 6 घटाएं, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या पे माइनस है तो चिन्ह भी माइनस का लगाना है। देखो दोनों पक्ष बराबर आ गए तो ये तो हल हो गया और उत्तर की जांच होगी। अगर दोनों के आंसर बराबर नहीं आते हैं तो समझ लेना कि आपका सवाल कहीं ना कहीं गलत हुआ है, वापस चेक करना है। ठीक है ना, बराबर आंसर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण आपने सही किया है, उतार लो इसको, हम आगे पढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं अब अपन, चौथा सवाल। 4z + 3 बराबर 6 + 2z। वो ये हल करना है, फिर जांच करनी है, करते हैं हल इसको। तो वही करेंगे पक्षांतरण, 3 को उधर भेजेंगे और z वाले पद को इधर लाएंगे। तो 4z, ये पद इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2z, उधर पे 6 है, इधर से 3 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जो संख्या जा रही है उसमें चिन्ह बदलना है। ठीक है ना, 4 में से 2 गए तो 2z, 6 में से 3 गए तो 3, z की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब यहाँ से 2 से तो कटेगी नहीं संख्या, तो आपको आंसर को भिन्न में ही लिखना है। ठीक है, क्लियर। तो ये होगी अपने उत्तर, समीकरण का मान निकाल लिया। अब करेंगे अपन उत्तर की जांच। क्या करेंगे, जांच। अब जांच करनी है तो वापस समीकरण को लिखना है आपको। क्या है, 4z 3 बराबर 6 + 2z। ठीक है, देखो बाप, z का जो मान आपने निकाला वो मान आपको वहां पर रखना है, दोनों पक्षों में, इधर भी रखना है और उधर भी रखना है। तो देखते हैं, 4 गुणा z का मान कितना आया 3/2 + 3, सेम मान उधर भी आपको रखना है, 6 + 2 गुणा 3/2। अब इस वाले पक्ष को हल कर लेंगे, फिर उस वाले को कर लेंगे, दोनों पक्ष अलग अलग हल होते हैं जांच में। तो देखो कोई भी संख्या के बीच में गुणा लग रहा है, वो बट्टा वाली संख्या, तो काट सकते हैं आप, नीचे से ऊपर काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूँ 4। अब 2 गुणा 3 गुणा का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 + 3, कितना आंसर आया 9, यानी बाएं पक्ष में तो 9 उत्तर आया। अब दाएं वाले को हल करना है, तो तरीका वही 2 से 2 कट। आज काटना कब है, बीच में गुणा है तभी काटना है, बीच में प्लस माइनस है तो फिर नहीं कटेगा। तो देखो यहाँ 6 में कुछ नहीं करना है, प्लस वहाँ कितना बच गया 3, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब आपने सवाल को सही किया है। ठीक है, तो आज अपन ने कुल 10 सवाल है अपने 2.1 में, 2.1 के 10 सवालों में से अपन ने अभी 4 सवाल किए हैं, बाकी शेष बचे हुए सवाल अपन कल के वीडियो में करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, इसको 2-3 बार देखना है। कोई भी समस्या है या कोई सवाल समझ में नहीं आया तो उसको नोट भी करना है, और आपके सुझाव आमंत्रित है। ठीक है ना, कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।